हाय स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके सामने डॉक्टर जगदीश चंद्रा उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट पे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं जिसमें हमने पी ब्लॉक के बेसिक्स या पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स के बारे में स्टडी किया है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो आज का जैसा मेरा टॉपिक है पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्व के बारे में हम स्टडी हमें करनी है। जैसा कि पी ब्लॉक्स आपका 13 से 18 ग्रुप तक होता है जो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में होता है। 13 और 14 ग्रुप कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। और जो 12th क्लास में हम आज स्टडी करने वाले हैं, आज शुरुआत करने वाले हैं वो 15 ग्रुप से 18 ग्रुप तक हम पूरा में स्टडी करेंगे। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों को स्टडी करेंगे। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो 15 ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि पी ब्लॉक के तत्व कितने वर्ग में बटे हुए हैं और कौन कौन से ग्रुप में हैं। तो जान लें पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के अंतिम 6 खड़े खाने में स्थित है। 13 से 18 वर्ग की संयुक्ता कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका NH2NP1 to 6। इन तत्वों को पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स या प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। तो अगर इसको हम रिलेटिव में देखें गौर से तो ये आपको नजर आएगा कि 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक ये क्या आपका पी ब्लॉक तत्व है। 13 और 14 ग्रुप हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं 12th क्लास में वो हमें करनी है 15 ग्रुप से 18 ग्रुप तक। तो आज हम स्टडी करेंगे वो 15 ग्रुप की करेंगे। तो जनरल ये पी ब्लॉक के तत्व 13 से 18 तक हैं और जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आपका NH2NP1 to 6। तो ये और इसको जो है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स या प्रतिनिधि तत्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तीनों तत्व जो है अब विद्यमान होंगे। इसमें मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, तीनों मीन्स धातु, उपधातु और अधातु, तीनों तत्व इसमें पाए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं 15 ग्रुप की। 15 ग्रुप को हम शुरुआत करते हैं। तो वर्ग 15 की बात हम करते हैं। तो वर्ग 15 में हमारे पास कुल जो तत्व हैं वो है 5 तत्व। जो पहला तत्व है उसमें हमारा है नाइट्रोजन, दूसरा तत्व फॉस्फोरस, तीसरा है आर्सेनिक, चौथा है एंटीमनी और पांचवा है बिस्मथ। तो जो इसमें पहला तत्व है ये गैस के फॉर्म में हमें मिलता है, ये हमें गैस के रूप में, लेकिन ये दोनों क्या हैं आपके अधातु हैं। ये हमें गैस के रूप में मिलता है और ये जो हमें मिलता है वाष्पशील ठोस के रूप में। और ये दोनों क्या हैं आपके उपधातु। और ये क्या है आपका पुअर मेटल, इसे हम कह लें, या टिपिकल मेटल्स। ये धातु के रूप में है, लेकिन ये धातु कैसा है, पुअर धातु का, पुअर मेटल इसको हम कह सकते हैं, या टिपिकल मेटल हम इसे, टिपिकल मेटल भी इसे हमें कह सकते हैं। तो ये देखते हैं कि 15 ग्रुप में हमारे पास जो 5 तत्व हैं, पहला तत्व गैस के रूप में और जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, नियर अबाउट 78% जो है ये N2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में 78% लगभग वायुमंडल में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मुक्त अवस्था में वायुमंडल में N2 के फॉर्म में। और ये हमें प्रोटीन्स में भी मिल सकता है और एनिमल्स में भी मिल सकता है, एनिमल्स बॉडी में भी ये मिल सकता है। फास्फोरस की एविडेंसी बहुत ज़्यादा है, ये भी हमें कमेंट फॉर्म में बहुत सारे यौगिकों को मिल सकता है, प्लस बॉडी में, ब्रेन में, टीथ में, कई जगहों ये जंतु के शरीर में भी पाया जाता है। आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ की जो एविडेंस है वो बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। और जो इस ग्रुप के जो 5 तत्व हैं इनको हम निकोजेंस भी कहते हैं। निकोजेंस
निकोजेंस भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो निकोजेंस है इसका ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग्स है घुटन से, तो निकोजेंस भी इन्हें कहते हैं। और जो इसमें एक स्पेशल है, जो ये धातु है जो बिस्मथ, ये क्या है आपका पुअर मेटल है, इसको भंगुर धातु भी कहते हैं। मीन्स मोस्टली हम जब धातु को हम पीटते हैं तो उसकी सीड बन जाती है, लेकिन इसको अगर हम पीटते हैं, इसमें हैमर करते हैं तो ये बिखर जाता है। जैसे आपके नमक का डेरा को हम तोड़ते हैं तो बिखर जाएगा, या मिट्टी के डेरे को हम तोड़ते हैं तो बिखर जाएगा। तो वही कंडीशंस बिस्मथ में भी होती है, बिस्मथ पीआई में भी होती है। इसलिए क्या है, कि टिपिकल मेटल है, मीन्स पुअर धातु है। तो ये है इसकी जनरल्स 15 ग्रुप। अगर 15 ग्रुप्स की बात करें, अब बात करेंगे हम 15 ग्रुप के सामान्य गुण की बात। अगर सामान्य गुण में हम जाते हैं तो सामान्य गुण में हम सबसे पहले बात करेंगे हम, पहला गुण जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करते हैं तो पहले हमें तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। अगर 15 ग्रुप की जनरल बात करें पी ब्लॉक्स की, तो पी ब्लॉक्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np126। तो यहाँ पे जो 15 ग्रुप है, तो जो 15 ग्रुप का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आपका NS2Np3। ये होगा, इसके लिए होगा NS2Np3। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो हमें पता रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हम करते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे निकालना है। फिर एक बार थोड़ा सा मैं जनरल्स ट्रिक के साथ बताऊँगा कि कैसे हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए हम देखते हैं, नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। 7 है तो ये हो गया 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 7, और ये हो गया इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया था NS2Np3, तो NS2Np3 जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह 2s2 2p3। यहाँ पे मैंने और भी पहले आपको बता रखा है, जो S में टोटल इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है बैलेंस सेल में, संयोजी सेल में ये है 5। तो 5 + 10 मीन्स 15 ग्रुप का तत्व है। ग्रुप बताता है हमें, समूह के बारे में बताता है, जो बैलेंस सेल में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो S में देखिए 2s में अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं, S के आपका 2 है, तो इसका आवर्त कौन सा होगा, सेकेंड आवर्त के तत्व होगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये इसका बैलेंस सेल है 2s2 2p3। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट तत्व है हमारा फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 15। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 15 है। तो 15 के लिए हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक के बाद एक आवर्त आ रहा आपका, यहाँ 2s2 आया था, तो यहाँ पे क्या आ गया 3s2 2s 3s। तो इस तरीके से हम सबका विन्यास हम बना सकते हैं। अब देखिए 33 है इसका आर्सेनिक का, तो अगर पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखें हम सीधे इसका क्या लिख सकते हैं, 3s के बाद क्या आएगा आपका 4s2 4p3। इसके बाद क्या हमारा एंटीमनी है, एंटीमनी का है आपका 51। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीधे इसका हम बैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो क्या होगा 5s2 5p3। उसके बाद सीधे हम बिस्मथ का देखते हैं, बिस्मथ का परमाणु क्रमांक कितना है 83। तो इसके लिए हम देखते हैं बैलेंस सेल में, तो क्या हो जाएगा 6s2 6p3। तो ये जो कंप्लीट करना है ये आपने करना है, प्रैक्टिस भी करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ से छोड़ दिया क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ और आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक कॉमन चीज़ निकल के आई जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बैलेंसी सेल में 2s2 3s2 4s2
5s2 6s2 मीन्स 2s2 2p3 3s2 3p3 4s मीन्स कॉमन है, सबके क्या है समान है, और सबके वैलेंस में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये याद करने का और ये कंसेप्ट को समझने का एक तरीका भी है जो हमें सीखना चाहिए, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप पूरा करेंगे। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसको, इलेक्ट्रॉन विन्यास आना भी चाहिए। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 15 ग्रुप के तत्वों का। और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास से इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो नाइट्रोजन सेकेंड आवर्त का, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं फास्फोरस थर्ड आवर्त, फोर्थ आवर्त, फिफ्थ आवर्त, सिक्स्थ आवर्त। ये आपके 5 तत्व हैं जो 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विन्यास को शो कर रहा है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट। अब अगला गुण जो हमारा है, अगला गुण है हमारा परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं। तो डेफिनेट आयनिक त्रिज्याएं, जो परमाणु की जो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं हैं वो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो घटती है, डेफिनेट घटेगी। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजक त्रिज्याओं में अच्छी वृद्धि होती है, मीन्स बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम आवर्त में जाएंगे तो त्रिज्याएं घटती हैं, अगर ग्रुप में जाएंगे तो डेफिनेट नीचे में जाने पे क्या होगी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें सेल की संख्या जो आपके के एलिमेंट जो सेल हैं आवर्तों की संख्या बढ़ती जाएगी तो सेल भी बढ़ेंगे, और सेल बढ़ेंगे तो डेफिनेट त्रिज्याएं भी बढ़ेंगी। तो अच्छी खासी वृद्धि होती है नाइट्रोजन से फास्फोरस तक, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक के मानों में बहुत कम वृद्धि होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आर्सेनिक से बिस्मथ पर हम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। देखिए हम नाइट्रोजन में देख रहे हैं 70 पिकोमीटर्स है परमाणु त्रिज्या, फिर हम फास्फोरस में जाते हैं डाउन द ग्रुप 110 पिकोमीटर हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर हम जाते हैं आर्सेनिक में 120, और एंटीमनी में जाता है तो 140, और बिस्मथ में जाता है 148। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 140 से 148, जबकि यहाँ इतना बहुत ज़्यादा अंतर है। फिर यहाँ से अंतर कम होने जा रहा है, मीन्स आर्सेनिक से बिस्मथ तक बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, बहुत कम वृद्धि हो रही है, बहुत कम वृद्धि हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है तो जैसे हम आर्सेनिक में आते हैं तो यहाँ से डी इलेक्ट्रॉन्स फिर एफ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लग जाते हैं। तो जब डी और एफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में आते हैं, मीन्स डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं या एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी जो एफ और डी की है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, जो नाभिक का आवेश होता है उससे क्या होगा, उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी वृद्धि हो जाती है, और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो थोड़ा अट्रैक्शन जो है बाहरी सेल से बढ़ जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, बढ़ेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो वो बाहरी सेल को भी अफेक्ट करेगा, जिससे साइज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो थोड़ा सा कम वृद्धि उसमें होती है। आइए अगले पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है आयनन एंथैल्पी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए सारे बेसिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आपने क्लियर कर लिए। तो आयनन एंथैल्पी अर्थात बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अगर हम 15 ग्रुप की बात करते हैं, फास्ट नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे को जाने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ रही है, मीन्स आयनन विभव कम हो रहा है। आयनन परमाणु त्रिज्या इसलिए बढ़ रही है कि सेल की संख्या बढ़ रही है। सेलों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभ के आवेश मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डेफिनेट नाभिक से बाहरी कोश की दूरी जो है बढ़ती जाती है। तो अगर नाभिक से बाहरी आवेश बाहरी बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ जाती है तो आयनन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, क्योंकि नाभिक का जो प्रभाव है बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन से वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना, जब नाभिक का प्रभावी नाभ के आवेश कम है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना मीन्स बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आयनन एंथैल्पी डेफिनेट क्या होती है, कम हो जाती है। तो अर्थात बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की आयनन एंथैल्पी 14वें वर्ग के सदस्यों से अपने आवर्त में बहुत अधिक होती है। अगर हम देखते हैं 14वें ग्रुप की देखें, 14 ग्रुप की, तो 14 ग्रुप से क्या होगी, आयनन एंथैल्पी इनकी ज़्यादा होगी, बट अपने ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर 14 ग्रुप की हम बात करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे अगर इनके अपने आवर्त में हम देखेंगे तो नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होगी। बहुत अधिक होने का कारण क्या है, एक तो प्रभावी नाभ के आवेश आवर्त में बढ़ता है,
इधर को क्या आपके आवर्त है। और दूसरा एक स्पेशल कैरेक्टर 15 ग्रुप में यह है, जो उसके पी सब सेल है। पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का मीन्स 3 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन के मीन्स इसके पी कक्षक क्या होंगे? अर्धपूर्ण भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? अर्धपूर्ण भरे रहते हैं, जिससे एक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी तत्व क्या कहलाता है? प्रदान कहलाता है। तो स्टेबिलिटी जहाँ आ जाती है वहाँ पे और प्रभाव क्या होता है? बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी बढ़ गई मीन्स स्थायित्व तत्व का बढ़ जाता है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मीन्स अर्धपूर्ण भरे सेलों के कारण। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो NS2NP3 मीन्स P में 3 इलेक्ट्रॉन के कारण हाफ फील्ड स्टेबिलिटी 15 ग्रुप के तत्व में आती है। इसलिए 14वें ग्रुप से 14 ग्रुप से इनकी बहुत अधिक होती है। क्या? आयनन एंथैल्पी। अब बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में आयनन एंथैल्पी क्या होगी? डाउन द ग्रुप घटेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रहा है? आपका सेलों की संख्या बढ़ रही है। आयनन एंथैल्पी प्रवाही नाप के आवेश कम हो रहा है, तो डेफिनेट क्या हो जाएगा? आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो वर्ग में आयनन एंथैल्पी घटती है। पर थर्ड आयनन एंथैल्पी में एक अंतर आएगा। थर्ड आयनन एंथैल्पी में बिस्मथ की एंटीमनी से कम होती है, बिस्मथ की ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मीन्स बिस्मथ की एंटीमनी की, यहाँ पर लिखे एंटीमनी की बिस्मथ से कम हो जाती है। मीन्स बिस्मथ की बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो आयनन एंथैल्पी हम लेते हैं किलो जूल पर मोल में, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट आयनन एंथैल्पी में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो 3 इलेक्ट्रॉन है पी कक्षक में, ये देखिए 1 2 3, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो सिंपल आपकी डाउन द ग्रुप घटती जाएगी। यहाँ पे 1402, 1012, 947, 834, 703 मीन्स नीचे को घटती। सेकेंड आयनन एंथैल्पी में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं घटती जा रही है। 2856, 1903, 1748, 1595, 1610, यहाँ पर भी घटती जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर कभी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा आता है तो यहाँ पे हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे सीधे सीधे बिस्मथ की एंटीमनी से क्या हो जाती है? आयनन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, और जबकि एंटीमनी की कम हो जाती है। एंटीमनी क्या हो जाती है? बिस्मथ की कम हो जाती है और एंटीमनी की बढ़ जाती है। ये ठीक लिखा था हमने, बिस्मथ की कम, बिस्मथ की एंटीमनी से कम हो जाती है। ये देखिए, तो यहाँ पे बिस्मथ की कम हो जाएगी, एंटीमनी की बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए 4577, 2910, 2736, यहाँ पे देखिए 2443, 2466, 2443, 2466, तो यहाँ पे एंटीमनी की बढ़ गई। तो ऐसा यहाँ पे थर्ड आयनन एंथैल्पी केस में होता है। ये ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट ये कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। अब देखिए चौथा पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद्युत ऋणात्मकता, ये हम कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है। अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम फिर उसी पॉइंट पे जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता है तो परमाणु का आकार उतना क्या होता है? आपका छोटा होता जाता है, और जितना छोटा होगा तो नाभिक बाहरी कोश से बहुत क्या होता है? नज़दीक होता है। तो उसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो बहुत तेज़ी से नाभिक की आवाज़ वहाँ पर ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यही क्षमता इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की, जो नाभिक की अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम जनरली पढ़ते हैं कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डेफिनेट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आवर्त में लेफ्ट टू राइट को बढ़ती है। कारण लेफ्ट टू राइट प्रवाही नाभ का आवेश बढ़ता है, तो ये इसका मेन कारण है। तो वहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखते हैं, जो आपके 15 ग्रुप के एलिमेंट है, अगर हम 14 ग्रुप से इनसे कंपेयर करें तो इनकी जो है इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप में क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रभावी नाभ के आवेश कम होता है,
क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है। तो ग्रुप में सीधे सीधे हम देखते हैं नाइट्रोजन की 3.0 है तो फास्फोरस की 2.0, आर्सेनिक की 2.0, फास्फोरस की 2.1 और एंटीमनी और बिस्मथ की लगभग बराबर होती है, क्योंकि इनके आकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 1.9 1.9 यहाँ पे आकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि प्रभावी नाभिक के जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो लगभग यहाँ पे इनका समान रहता है। क्योंकि जब डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं जो त्रिज्या में बहुत अधिक वृद्धि को नहीं होने देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सडन प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। तो इस कारण से यहाँ पे इन दोनों में लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, समान रहती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं, कुछ अपवाद हैं, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है। फैक्ट तो हमें याद करने पड़ेंगे, कंसेप्ट हमें समझने हैं। तो थोड़ा बहुत हमें इसमें जो हम पी ब्लॉक स्टडी कर रहे हैं 15 ग्रुप 16 ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ेंगी। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ये तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला पॉइंट अगर चाहें इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। तो अगला पॉइंट है हमारा धात्विक गुण। अगला 5th पॉइंट धात्विक गुण की बात हम करते हैं। समूह में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, तो डेफिनेट बढ़ेगा, क्योंकि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो सेलों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो एक उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो तीनों के इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 2s, 3s, 4s, 5s, 6s हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था। तो जो आवर्त की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए कितने सेल में, 2। यहाँ पे कितने होंगे, 3, 1 2 3। यहाँ पे कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम देख रहे हैं यहाँ से हम क्या पा रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, आपके जो नाभिक से आउटरमोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस कारण से क्या होगा, सीधे सीधे जो आउटरमोस्ट बाह्यतम कोश में सेल है उसका नाभिक से अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। तो जो भारी इलेक्ट्रॉन है उसको ईजी कैन लूज, तो उसको हम ईजी से क्या कर सकते हैं, त्याग कर पाएंगे बहुत कम ऊर्जा से। और जितनी जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी तो उतना ही क्या होगा, आपका धात्विक गुण क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो बहुत अधिक तो हम ही नहीं कहेंगे यहाँ पे धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं लेफ्ट साइड में होते हैं, जहाँ को आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वहाँ पे कम होता है। तो लेकिन 15 ग्रुप में अगर ग्रुप की बात करेंगे तो जब नाइट्रोजन से नीचे को आते हैं विस्पत में, तो विस्पत में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए इसको हम कहते हैं ये पुअर मेटल है, मीन्स एक टिपिकल मेटल है या भंगुर धातु है जिसको जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए इसको हम धातु कहते हैं। और इनके साइज इतने अधिक नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अधिक होता है। तो धात्विक गुण कहाँ को बढ़ता है, डाउन द ग्रुप। यहाँ पे लिखा भी है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन सुगमता से अलग किए जा सकते हैं, और इस कारण समूह में धात्विक गुण बढ़ता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो ये कंसेप्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको जान गए तो बहुत सारी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स आपके आ रहे सामान्य गुण में, आपने देखा आयनन विभव की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम कर रहे थे,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी आपके आ रहे हैं वो सब हमारे क्या होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बिस्मथ है धात्विक करेक्टर शो करता है क्योंकि ग्रुप में बॉटम में है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आते हैं, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। बहुत महत्वपूर्ण है गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों बिल्कुल अलग पॉइंट है। गलनांक से मतलब है किसी सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो मेल्ट होता है, और क्वथनांक से मतलब है किसी द्रव को जब हम उबालते हैं तो हो गया आपका क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक अगर 15 ग्रुप की हम बात करते हैं तो किस पर निर्भर करते हैं। गलनांक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, निविड संकुलन जिसे हम कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स जो आपका सॉलिड है उसकी पैकिंग कैसी हुई है, जो आपका तत्व उसकी पैकिंग कैसी हुई है। अगर पैकिंग अच्छी है तो डेफिनेट उसका गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। तो गलनांक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन को देखा जाता है, और क्वथनांक के लिए द्रव्यमान को। अगर क्वथनांक की बात हम करते हैं उसको द्रव्यमान को हम देखते हैं। तो या हम कह लें घनत्व को भी हम देख सकते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। तो जितना आपका द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही उसका क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो गलनांक के लिए हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स निविड संकुलन कैसी पैकिंग हो रखी है, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम देखते हैं क्या, देखते हैं द्रव्यमान को। और इसके अलावा भी फैक्ट है जो क्वथनांक और गलनांक के लिए हम देखते हैं, वो देखते हैं वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल बल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैंडरवाल बल जो दो तत्वों के जितना सरफेस बढ़ता है, क्योंकि जो वैंडरवाल बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, सरफेस पर निर्भर करता है। जितना सरफेस बढ़ता है उतना वैंडरवाल फोर्स बढ़ता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं दो टाइप की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। तो मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तब भी एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, तब भी आपके क्वथनांक और गलनांक क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक क्या होता है, बढ़ता है, परंतु एंटीमनी एवं बिस्मथ में कम हो जाता है। अगर एंटीमनी बिस्मथ हम लास्ट में देखते हैं, ये आपकी एंटीमनी और बिस्मथ यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कारण क्या है, डी व एफ इलेक्ट्रॉन के आ जाने से होता है। ऐसा कैसे क्यों होता है, जब डी और एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है जब उसमें प्रवेश करते हैं, मीन्स यहाँ से हम डी इलेक्ट्रॉन भी आने लग जाएंगे, एफ इलेक्ट्रॉन भी आने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से डी और एफ इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम आते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनेट संकुचन। ये जो ये संकुचन जिससे लेंथेनेट और एक्टिनेट संकुचन होता है, और लेंथेनेट और एक्टिनेट संकुचन से क्या होता है, आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, तो इनके आकार क्या होता है, लगभग समान रह जाते हैं। संकुचन से मतलब सिकुड़ने से मतलब है, मीन्स तत्व का जो स्पीड से आगे उसने बढ़ना था वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगा। तो सिकुड़न से मतलब है, इसको आगे और डिटेल्स में मुझे बताऊंगा जब डी ब्लॉक के तत्व आएंगे। जिससे क्या होता है, लेंथेनेट और एक्टेंट संकुचन से, संकुचन के कारण क्या होता है, संकुचन के कारण इन दोनों के आकार लगभग क्या हो जाते हैं, समान रह जाते हैं। जिससे गलनांक अगर हम केल्विन में देखें तो नाइट्रोजन का 63, फास्फोरस का 317.1, आर्सेनिक का 1089, एसबी का एंटीमनी का 903, बिस्मथ का 544। और क्वथनांक की बात हम करते हैं, क्वथनांक आपका नाइट्रोजन का 77.2, फास्फोरस का 553.5 और आर्सेनिक 888। और यहाँ पे देखिए लगभग 1860 1837 लगभग बराबर हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये कारण है लेंथेनेट संकुचन और एक्टिनेट संकुचन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको आपको केवल कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। जो कुछ मैंने महत्वपूर्ण जो आपको बेसिक्स बताए थे उसको ध्यान में रखते हुए हम किसी पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, और कुछ कुछ जो बीच में अपवाद आते हैं उनको फैक्ट को याद करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप मेरे सारे वीडियो देख पाएंगे। आने वाले दिनों में भी सारा जो
ट्वेल्थ का सिलेबस है उसको मैं कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।